कहानी की शुरुआत में हम कैप्टन हेस्टिंग से मिलते हैं, जो कि अपने पुराने दोस्त हरकुल पॉयरो से लंदन में मिलने आते हैं। पॉयरो हेस्टिंग्स को एक रहस्यमयी पत्र दिखाते हैं जिसमें कुछ ऐसा लिखा था, आप खुद को बहुत होशियार समझते हैं ना, चलिए देखते हैं कि आप कितने चतुर हैं। ध्यान रखिएगा कि ये एक डिफिकल्ट चैलेंज हो सकती है। इस महीने की 21 तारीख को एंडोवर में कुछ तो जरूर होगा। अब दोस्तों, इस खत को किसी एबीसी नामक इंसान ने लिखा था और कैप्टन हेस्टिंग्स का मानना था कि ये लेटर कोई भी ऐसे ही लिख दिया होगा, लेकिन पॉयरॉय अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं कि शायद ये खत असली है और इसमें कुछ तो अजीब जरूर है। पॉयरॉय ये खत स्कॉटलैंड यार्ड यानी पुलिस को भी दिखाते हैं और पुलिस का भी था कि कोई आपके साथ मजाक ही कर रहा है। अब इसी के पैरेलल में हम एक कैरेक्टर को जान पाते हैं जिसका नाम है अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट, और वो 20 जून को एक टाइप रिटन लिस्ट ऑफ नेम्स को देख रहा है। इस लिस्ट में वो पहले नाम पे टिक करता है। नाउ 21 तारीख को एंडोवर में एक कत्ल हो जाती है। ये कत्ल एक 60 साल की बूढ़ी औरत का था जो कि एक छोटा सा टोबैको शॉप चलाती थी। उस बूढ़ी औरत का हस्बैंड एक पियक्कर था जो कि पी के हमेशा उससे झगड़ा करता था और इनका कोई औलाद नहीं था। इस बूढ़ी औरत की बस एक भतीजी थी नेम्ड मेरी ड्रॉर, जो कि लंदन में काम करती थी। इन बातों को जानने के बाद पुलिस को लगता है कि यह कत्ल उस बूढ़ी औरत का पति ही किया होगा, क्योंकि झगड़ों में वो बार बार कहता था कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। बट द पॉइंट वाज कि वो पियक्कड़ इंसान इतना स्मार्ट नहीं है कि कत्ल के पहले वो पॉयरॉय को ऐसे लेटर लिख के चैलेंज वगैरह करे। इसके अलावा उस इंसान के पास एक एलाबाई भी था। एलाबाई बोले तो काइंड ऑफ प्रूफ कि कत्ल के वक्त वो उस लोकेशन पे नहीं बल्कि कहीं और था। अब जब पॉयरॉय क्राइम सीन पे छानबीन और पूछताछ करते हैं तो उन्हें शॉप के टेबल पे एक रेलवे गाइड दिखता है। इस गाइड का नाम था एबीसी रेलवे गाइड एंड दिस वाज अ सिग्नल बाय द किलर स्टेटिंग कि कत्ल उसने ही किया है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो लेटर भी एबीसी द्वारा ही लिखा गया था। पॉयरो यहां उस बूढ़ी औरत के कुछ रिलेटिव से बात करते हैं, स्पेशली मैरी ड्रॉर से, लेकिन उनसे बात करके क्लियर था कि उनका भी इस कत्ल में कोई हाथ नहीं है। इनफैक्ट क्राइम सीन पे भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह काफी अच्छे तरीके से हटाए गए थे। आस पड़ोस में पूछने पर बस इतना पता चलता है कि कत्ल के वक्त ऐसा कुछ अलग हुआ ही नहीं था, बस सेल्समैन कुछ बेच रहा था एंड ऑल दैट। ओवरऑल इस पॉइंट पे पॉयरो को अपनी छानबीन से कुछ खास पता नहीं लग पाता। अब इस घटना के 1 महीने बाद पॉयरो को दूसरी खत मिलती है और इस बार खत में कत्ल का लोकेशन बेक्सहिल दिया गया था और डेट था 25। ये खत मिलते पॉयरो ब्रिटिश पुलिस और कमिश्नर्स वगैरह से मिलते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह से कत्ल होने से रोकना था। पॉयरो कहते हैं कि ये कातिल अल्फाबेट से खेल रहा है, जहां पहली खत मिसेस अशर की हुई, यानी उनका सरनेम ए से शुरू हुआ है और टाउन एंडोवर भी ए से ही स्टार्ट हुआ है जहां उनकी कत्ल हुई थी। सिमिलरली दूसरी कत्ल होने का लोकेशन बेक्सहिल बताया गया है जो कि बी से शुरू होता है और जिसे मारा जाएगा उसका सरनेम भी शायद बी से ही शुरू हो। इस अल्फाबेटिकल कत्ल को इंडिकेट करने के लिए ही किलर एबीसी रेलवे गाइड छोड़ता है क्राइम सीन पे और अपना नाम भी एबीसी बताता है। अब पुलिस पॉयरो के इस डिडक्शन को सीरियसली लेती तो है, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि कुछ ही दिन बाद 25 तारीख को वाकई एक कत्ल होता है जिसे पुलिस रोक नहीं पाई थी। यह कत्ल एक नौजवान लड़की का हुआ था जिसे बेल्ट से गला घोटकर समुद्र किनारे मार दिया गया था। इस लड़की का नाम बेटी बर्नार्ड था और वाकई सरनेम बी से ही शुरू हो रहा था। इनफैक्ट लड़की के लाश के नीचे इन्हें फिर से एबीसी रेलवेज गाइड किताब मिलती है, प्रूविंग कि ये कत्ल सेम कातिल किया है। इस पॉइंट पे ब्रिटिश पुलिस की तरफ से इंस्पेक्टर क्रोम को अपॉइंट किया जाता है और क्रोम का मानना था कि पॉयरो जबरदस्ती का इस केस को लेकर हाइप अप हो रहे हैं। क्रोम पॉयरो के साथ काम करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट के कारण दोनों को साथ में काम करना पड़ता है। ये लोग पता लगाते हैं कि बेटी बर्नार्ड, जिसकी अभी मौत हुई है, वो सी साइड कैफे में एज अ वेट्रेस काम करती थी। वो डोनाल्ड फ्रेशर नामक इंसान से इंगेज थी जो कि दूसरे शहर में रहता है और वो लोकल रियल स्टेट ऑफिस में काम करता है। खैर इन्वेस्टिगेटर्स बेटी बर्नार्ड के परिवार से बात करने जाते हैं और हम जान पाते हैं कि उसके माता पिता एक रिटायर्ड कपल हैं। बेटी की एक बड़ी बहन भी है नेम्ड मेगन बर्नार्ड, जो कि लंदन में एज टाइपिस्ट काम करती है। बेटी के पेरेंट्स काफी रो रहे थे और वो बताते हैं कि उनकी बेटी अक्सर शाम में देर से घर आती थी। वो बेटी के फियांसे डोनाल्ड के बारे में भी अच्छी बातें बोलते हैं, इंडिकेटिंग कि डोनाल्ड का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। इंस्पेक्टर क्रोम यहां विक्टिम के कमरे की छानबीन करने लगते हैं और इसी दौरान पॉयरॉय और हेस्टिंग्स की मुलाकात मेगन बर्नार्ड से होती है। मेगन, जो कि विक्टिम की बड़ी बहन है, वो पॉयरॉय के बारे में जानती थी और वो ये तक जानते थे कि वो बहुत बड़ा डिटेक्टिव है और ऐसे में मेगन पॉयरॉय को कुछ जरूरी बातें बताने लगती है। मेगन कहती है कि उसकी बहन बेटी का स्वभाव थोड़ा फ्लर्टी था, यानी वो अनजान मर्दों से अटेंशन पाने के लिए फ्लर्ट करती थी और ये बात डोनाल्ड को भी पता थी, जिससे डोनाल्ड काफी चिढ़ता भी था। इस बात पे डोनाल्ड
डोनाल्ड बेटी की काफी लड़ाई भी हुई है और रैंडम डिनर डेट्स वगैरह पे जाने के कारण ही बेटी घर देर से आती थी। एक बार तो बेटी एक दूसरे आदमी के साथ ईस्ट बॉर्न टाउन चली गई थी और इससे डोनाल्ड इतना गुस्सा हुआ था कि वो बेटी को मारने की धमकी भी दिया था। इस पॉइंट पे डोनाल्ड भी यहाँ आ जाता है और पॉयरॉय उसे पीने के लिए विस्की देते हैं। देन पूछताछ में पॉयरॉय डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि आप बेटी को कत्ल की रात फॉलो किए थे ना, क्योंकि आपको पता था बेटी अनजान लोगों से मिलती है और उस पर आपको हमेशा शक रहता था, तो आप बताओ बेटी उस दिन किससे मिली थी। ये सुन के डोनाल्ड पहले तो गुस्साता है, लेकिन फिर वो तुरंत बता देता है कि हाँ, वो बेटी को कत्ल की रात फॉलो करने बाहर निकला जरूर था। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड को यह पता लगाना था कि बेटी किससे मिलने जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड बेटी को ढूंढ ही नहीं पाया और इसी कारण से वो अपने घर वापस चला गया था। तो ये सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद पुलिस अंदेशा लगाती है कि अगली कत्ल किसी ऐसे टाउन में होगी जो कि सी से शुरू होगा और किसी ऐसे आदमी की जिसका सरनेम सी से ही होगा। वैसे बेटी की कत्ल काफी बड़ी न्यूज बन गई थी, ऑल्दो जनरल पब्लिक को अब तक ये नहीं पता था कि पहली और दूसरी कत्ल आपस में लिंक्ड है। पुलिस भी ये बात बाहर नहीं जाने देना चाहती थी, वरना इससे सोसाइटी में अनरेस्ट आ सकता था। खैर, तो आगे फाइनली तीसरी खत आती है और खत में लिखा था कि ये कत्ल चर्स्टन टाउन में 30 तारीख को होगी। नाउ दिस लेटर वाज डिफरेंट, क्योंकि यूजुअली खत कत्ल से कुछ दिनों पहले आती थी, लेकिन इस बार ये लेटर 30 तारीख को ही आई है, यानी आज ही कत्ल होने वाली थी। पॉयरोट पाते हैं कि यह खत 27 तारीख को लिखी गई थी और खत के ऊपर गलत एड्रेस लिखा गया था। आई मीन व्हाइट हॉर्स मैंसन लिखा गया था इंस्टेड ऑफ व्हाइट हेवन मैंसन, जहां पॉयरोट रहते हैं। तो इसी एड्रेस कंफ्यूजन की वजह से यह खत लेट हो गई है और ऐसे में पॉयरोट पुलिस वगैरह के साथ तुरंत चर्स्टन के लिए निकलते हैं। स्टेशन पे हेस्टिंग्स और पॉयरोट क्रोम से मिलते हैं और यहाँ हेस्टिंग्स का कहना था कि कातिल जानबूझकर गलत एड्रेस लिख दिया, वहीं क्रोम का मानना था कि गलत एड्रेस गलती से ही लिखी गई होगी। खैर, जैसे ही ट्रेन खुल जाती है, इन्वेस्टिगेटर्स को खबर मिलती है कि चर्स्टन के सर कार्माइकल क्लार्क मृत पाए गए हैं। कार्माइकल क्लार्क एक रिटायर्ड डॉक्टर थे जिन्हें चाइनीज आर्ट कलेक्ट करना पसंद था। इनफैक्ट वो एक काफी फेमस इंसान थे और उनकी मौत तो एक मीडिया सेंसेशन बन ही जाएगी, जिससे पब्लिक को भी इस केस के बारे में सब पता चल जाएगा। देखा जाए तो पहले ए का कत्ल हुआ, देन बी का और अब सी का। इनफैक्ट किसी को नहीं पता कि ये कत्ले कब और कहां जाके रुकेंगी। खैर, तो इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स कार्माइकल क्लार्क के घर पहुंचते हैं जो कि सी साइड था ऑन ए क्लिफ। वहां का बटलर इन्हें घर के अंदर लाता है और इनकी मुलाकात फ्रैंकलिन क्लार्क से होती है जो कि विक्टिम का भाई है। फ्रैंकलिन काफी स्मार्ट और कंपोज्ड इंसान था और जब उसे पता चलता है कि उसके भाई का कत्ल कोई सीरियल किलिंग का हिस्सा है तो वो एकदम आश्चर्य में था। फ्रैंकलिन बताता है कि कार्माइकल क्लार्क की बीवी लेडी क्लार्क को कैंसर हुआ है और कार्माइकल अपने रूटीन इवनिंग वॉक के दौरान मारे गए। इस एरिया में अक्सर टूरिस्ट्स आते हैं और कार्माइकल के रूटीन को तो कोई भी लर्न कर सकता था उन्हें रोज देख के। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स कार्माइकल के सेक्रेटरी थोरा ग्रे से भी मिलते हैं और थोरा बताती है कि कार्माइकल को किसी तरह की धमकी या अनयूजुअल लेटर्स वगैरह नहीं मिले थे। और पता करने पे मालूम चलता है कि कार्माइकल को पीछे से अटैक करके मारा गया था, जस्ट लाइक मिसेस एशर। इससे उनकी इंस्टेंटली मौत हो गई थी और हम रीडर्स को ऐसा प्रतीत होता है मानो इन इन्वेस्टिगेटर्स को अब तक किसी भी तरह का सुराग नहीं मिल रहा था। अब इन घटनाओं के कई दिन बाद अलेक्जेंडर बोनापार्ट कर्स्ट एक मूवी थिएटर से निकल रहा होता है जब उसे चर्स्टन में हुई कत्ल की आर्टिकल्स वगैरह दिखती है। बाय द वे, अलेक्जेंडर बोनापार्ट कर्स्ट बहुत बड़ा नाम है, तो मैं उसे ABC बोलूंगा। खैर, तो वो जान पाता है कि कार्माइकल क्लार्क के कत्ल को बेटी बर्नार्ड के कत्ल से लिंक किया जा रहा है। ये सब पढ़ के ABC एक पार्क बेंच पर बैठ के कुछ सोचने लगता है। वहीं पास बैठा एक यंग मैन कह रहा होता है कि ये कत्ले कोई पागल इंसान ही कर रहा है, मे बी वर्ल्ड वॉर 1 में सर्विस करके पागल हो गया होगा। ये सुन के ABC काफी घबरा जाता है क्योंकि वो वॉर का हिस्सा था। वो खुद की सैनिटी को क्वेश्चन कर रहा था और उसे सर दर्द भी हो रहा था। ABC को इस हालत में देख वो यंग मैन वहां से भाग निकलता है। दूसरी तरफ कत्लों की खबर हर तरफ मीडिया में फैल गई है और ऐसे में पॉयरॉय एक डिफरेंट तरीका अपनाने की सोचते हैं। पॉयरॉय कहते हैं कि वो विक्टिम्स के करीबी रिश्तेदार से इन क्राइम्स पे बात करेंगे क्योंकि कई बार लोग अपनी मेमोरीज को एडिट कर लेते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग। तो इस तरीके से मे बी उन्हें कुछ क्लूज वगैरह मिले। वहीं मिसेस एशर की भतीजी मेरी ड्रॉ, देन मेगन बर्नार्ड और फ्रैंकलिन क्लार्क भी पॉयरॉय की इन्वेस्टिगेशन में मदद करना चाहते थे। फ्रैंकलिन का तो यह तक कहना था कि वो क्रोम के तरीकों से खुश नहीं है और अगर पॉयरॉय इंडिपेंडेंटली इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं तो वो इस पूरे ऑपरेशन को फंड करेगा, यानी फाइनेंस करेगा। तो अगले दिन पॉयरॉय सभी इंटरेस्टेड पार्टीज को बुलाते हैं और एक स्पीच देते हैं सेइंग कि किलर एक ऐसा इंसान है जो कि मेंटली स्टेबल नहीं है और आप सभी लोग कुछ तो ऐसा इंपॉर्टेंट जानते हैं जो शायद आपको खुद भी पता ना हो। ये सब सुन के मेगन बर्नार्ड और डोनाल्ड फ्रेजर थोड़ा विचलित होते हैं, लेकिन बाकी लोग एकदम इंथुजियास्टिक थे। बस फिर क्या था, तहकीकात नए सिरे से शुरू की जाती है और
और सभी लोगों को दोबारा क्वेश्चन किया जाता है। अब इन क्वेश्चनेयर के दौरान कुछ नई बातें सामने आती है। लाइक मेगन बर्नार्ड को याद आता है कि उनकी माँ बेटी के लिए न्यू स्टॉकिंग्स खरीदी थी। देन कारमाइकल क्लार्क के सेक्रेटरी थोड़ा को लेडी क्लार्क फायर कर दी थी क्योंकि उन्हें शक था कि कारमाइकल क्लार्क का थोड़ा के साथ चक्कर चल रहा था। अब लेडी क्लार्क से मिलने में पता लगता है कि वो कुछ समय से बीमार चल रही हैं, इस वजह से उन्हें बिल्कुल याद नहीं कि वो पॉयरोट को क्या बताना चाहती थी, लेकिन हाँ वो थोड़ा से नफरत जरूर करती हैं। लेडी क्लार्क ये तक बताती है कि कत्ल के दिन वो थोड़ा को किसी अनजान आदमी से मिलते देखी थी, जबकि थोड़ा का कहना था कि वो उस दिन किसी से नहीं मिली थी। तो क्या थोड़ा झूठ बोल रही है या फिर थोड़ा इस डिटेल को मिस कर गई? खैर इस पॉइंट तक अगली खत आ चुकी थी और ये डॉनकास्टर में 11 सितंबर को होने वाला था। ये जानते ही पॉयरोट वापस इस सिविलियन ग्रुप को गैदर करवाते हैं और यहाँ फ्रैंकलिन एक लिस्ट भी बनाता है जिसमें लिखा गया था कि फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में हमें क्या क्या पता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कत्ल के दिन वो किससे मिली थी, और थोड़ा पहले तो डिनाई करती है लेकिन फिर वो बताती है कि वो एक वॉर वेटरन से मिली थी जो कि स्टॉकिंग्स बेच रहा था। अब अगर आपको ध्यान हो तो मेगन की मॉम भी बेटी के लिए स्टॉकिंग्स खरीदी थी। इनफैक्ट मिसेस अशर की दुकान पे भी पॉयरोट एक न्यू स्टॉकिंग्स को देखा था, यानी हर हाल में कत्ल वाली जगह पे एक स्टॉकिंग सेलर जरूर दिखा था जो कि एक वॉर वेटरन भी है। पॉयरोट फौरन ये सब क्रोम को बताते हैं ताकि क्रोम इस तरह के स्टॉकिंग सेल्समैन को ढूंढ सके। वहीं दूसरी तरफ हम अलेक्जेंडर बोनापार्ट पे वापस फोकस कर पाते हैं और अगर आप ध्यान दें तो इसका नाम है ABC। इनफैक्ट वो वॉर वेटरन भी है ना। वो जहां पे रह रहा था वहां की लैंड लेडी मिसेस मरबेरी उससे पूछती हैं कि क्या तुम आज फिर से ट्रैवल कर रहे हो? ABC कहता है कि वो चेल्टनहैम के लिए निकल रहा है और यहाँ मिसेस मरबेरी पेपर वगैरह देख के इन मर्डर्स की बात करती हैं और ये सुनते ABC थोड़ा इरिटेटेड नजर आता है। ABC जब यहाँ से निकलता है तो वो अपने पीछे एक रेलवे गाइड छोड़ गया था विच वॉज ABC रेलवे गाइड। अब लैंड लेडी और उनकी बेटी लिली की बातों से हम समझ पाते हैं कि ABC पिछली कत्ल के वक्त जर्स्टन में था और फिलहाल वो चेल्टनहम नहीं बल्कि डॉनकास्टर जा रहा है। इन बातों से कहीं ना कहीं हम रीडर का शक पूरी तरह से ABC पे बढ़ने लग जाता है जो कि हमारे लिए काइंड ऑफ एक अनजान आदमी है। कमिंग बैक टू पॉयरोट, फ्रैंकलिन यहाँ पॉयरोट से बात करके उसे बताता है कि थोड़ा एक अच्छी लेडी है और उसका कारमाइकल क्लार्क से कोई गलत संबंध नहीं था। इनफैक्ट फ्रैंकलिन अपने भाई की एक लेटर पॉयरोट को दिखाता है जिसमें कारमाइकल थोड़ा को एज हिज डॉटर बता रहे थे। इस पे पॉयरोट फ्रैंकलिन से कहते हैं कि कौन कैसा है ये मैं खुद से जज करूंगा। अब 11 सितंबर को हेस्टिंग्स और पॉयरोट डॉनकास्टर में एक हॉर्स रेस इवेंट पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि मे बी कत्ल यही हो क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा भीड़ थी। यहाँ इनके साथ थोड़ा भी थी ताकि थोड़ा कातिल को आइडेंटिफाई कर सके क्योंकि वही स्टॉकिंग सेलर को क्लियरली देखी थी। अब उसी शहर में एक थिएटर के बाहर भीड़ में लोगों को लाश मिलती है और उस लाश पे ABC रेलवे गाइड था। हम वहां अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट यानी ABC को देख पाते हैं जिसके शर्ट स्लीव पे खून लगा था और उसके कोट में एक नाइफ थी। ABC को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसके पास ये चाकू कहां से आ गया और आसपास पुलिस को आता सुन वो ट्रेन स्टेशन की ओर निकल जाता है। वहीं पुलिस को लाश मिल चुकी थी और मरने वाले का नाम जॉर्ज अर्सफील्ड था। अब आइडियली विक्टिम के लास्ट नेम की पहली अल्फाबेट D होनी चाहिए थी लेकिन इस केस में वो E है विच वाज सरप्राइजिंग। पुलिस को लगता है कि कातिल से में भी गलती हुई हो और कंफ्यूजन में वो किसी और को मार गिराया। इस पॉइंट पे पुलिस को पता लगता है कि कोई अलेक्जेंडर बोनापार्ट कस्ट नामक इंसान एक होटल में ठहरा हुआ था और होटल की मेड उसके पास चाकू देखी थी। पुलिस फौरन होटल के उस कमरे में छानबीन करती है जिसमें ABC रह रहा था। वहां उन्हें लार्ज सप्लाई में स्टॉकिंग्स मिलती है और पुलिस वाज श्योर कि उन्हें उनका किलर मिल चुका है। वो फौरन ABC के बारे में सब कुछ पता करते हैं। देन उसके लैंडलॉर्ड के यहाँ जाते हैं जहां से उन्हें पता लगता है कि ABC आजकल अजीब बिहेव करता है, लाइक पागलों की तरह न्यूज़पेपर पढ़ना, देन वो कहां जा रहा है उनकी झूठी जानकारी देना वगैरह वगैरह। हम रीडर्स ये भी जान पाते हैं कि पहले ही कत्ल के समय से उन डेट्स पे ABC मर्डर वाले एरिया में था। ABC के रेंटेड हाउस में छानबीन करने में पुलिस को वो सभी स्टेशनरी आइटम्स भी मिल जाती हैं जिनसे लेटर्स लिखे गए हो टू पॉयरोट। इनफैक्ट पुलिस को तो अब ABC रेलवे गाइड्स भी मिलती है एंड देन वो चाकू भी जिससे चौथी कत्ल हुई थी। दिस वाज मोर देन इनफ टू प्रूव कि ABC ही कातिल है और सभी एकदम खुश थे। लेकिन फॉर सम रीजन पॉयरोट वाज नॉट वेरी हैप्पी। पॉयरोट को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ABC ये कत्ले कर क्यों रहा था। हद तो तब होती है जब कुछ समय के बाद ABC खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और वो खुद को पागल बता रहा था। पॉयरोट नोटिस करता है कि ABC के पास सेकंड कत्ल यानी बेक्सहिल वाले कत्ल का एलिबाई भी है। स्टिल वो खुद को डिफेंड करने के बजाय ये कह रहा है कि मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूं। अब आप पूछ सकते हैं कि कैसी एलिबाई थी? वेल, एक माइनिंग इंजीनियर बताता है कि जब बेक्सहिल में कत्ल हुआ था तब ABC उसके साथ होटल में डोमिनोज खेल रहा था। इन कंफ्यूजन के कारण केस काफी पेचीदा हो गया था क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ ABC के खिलाफ इतनी सारी सबूतें हैं, वहीं दूसरी तरफ ABC के कत्ल करने की मोटिव का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। इनफैक्ट ABC खुद को लेके ही श्योर नहीं है और
और वो इंसैनिटी प्लीड कर रहा है। ऐसे में पॉयरो हेस्टिंग्स और इस केस से जुड़े सभी लोगों को बेक्सेल बुलाते हैं। पॉयरो यहाँ सभी को टी पे बुलाते हैं और वो सभी लोगों के साथ एक गेम खेलना चाहते हैं जहां वो सबसे एक सवाल पूछेंगे। वो फ्रैंकलिन क्लार्क से पूछते हैं कि स्कॉट घुड़दौड़ में टोपी के बारे में उनका क्या विचार है, और क्लार्क बताते हैं कि टोपी हमेशा की तरह दिखावटी थी। वो डोनाल्ड फ्रेजर से पूछते हैं कि उनकी वार्षिक छुट्टी कब थी, और फ्रेजर बताते हैं कि यह अगस्त की शुरुआत में थी। वो थोड़ा ग्रे से पूछते हैं कि क्या वह कार्माइकल क्लार्क की पत्नी की मृत्यु के बाद उनसे शादी करती। ये सुन के थोड़ा नाराज हो जाती है और कहती है कि वो अपने नियोक्ता यानी उनके जो एम्प्लॉयर है उसे एक पिता के रूप में मानती थी, और अंततः कहती है कि वो ऐसा नहीं करती। अब जब ये सवाल थोड़ा सा पूछा गया था तो हम रीडर्स को बताया जाता है कि फ्रैंकलिन इससे गुस्से में दिख रहा था। नाउ पॉयरो मेगन से पूछते हैं कि क्या वो चाहती है कि इस मामले को सुलझाया जाए, और मेगन जोर से ना कहती है। इससे पॉयरो उनकी ईमानदारी से प्रभावित होते हैं। वो मेरी रॉ से पूछते हैं कि क्या उनका कोई बॉयफ्रेंड है, और वह हाँ कहती है। अंत में वो घोषणा करते हैं कि वो और हेस्टिंग एक दूसरे काम पे बाहर जाएंगे। नाउ इन क्वेश्चंस को सुनकर हम रीडर को ज्यादा समझ नहीं पाते कि पॉयरो के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन कुछ तो जरूर चल रहा था। अब अगले दिन पॉयरो एबीसी से मिलते हैं एंड सरप्राइजिंगली एबीसी उन्हें नहीं पहचानता था। एबीसी को तो लगता है कि पॉयरो शायद कोई वकील है, एंड दिस वाज अगेन सरप्राइजिंग क्योंकि कातिल तो पॉयरो को स्पेशली खत लिख रहा था ना। पूछताछ में पता चलता है कि एबीसी बचपन से उतना स्मार्ट नहीं था, इसलिए वो वॉर में हिस्सा लिया, और वॉर वाला वक्त उसके लिए ठीक ठाक ही था। वॉर के बाद उसका क्लर्क वाला करियर अच्छा नहीं चला, इसलिए अब वो स्टॉकिंग्स बेचने का काम करता है। एबीसी का कहना था कि कोई तो उसको फंसा रहा है क्योंकि उसे रेलवे गाइड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो मिसेस एशर के पास भी इसलिए गया था क्योंकि कहीं से तो वो स्टॉकिंग बेचना शुरू करेगा ना। एबीसी को डोमिनोज के खेल की याद आती है, और एक अन्य खेल की भी जो उसने एक बार एक अजनबी के साथ खेला था जिसने उसकी हथेली पढ़ी थी। उस अजनबी ने भविष्यवाणी की थी कि एबीसी प्रसिद्ध होगा, लेकिन साथ ही वह यह भी कहा था कि एबीसी हिंसक तरीके से मरेगा, शायद फांसी के तख्ते पर। एबीसी डरते हुए स्वीकार करता है कि उसके मिर्गी के दौरे उसे चीजें भूलने पर मजबूर कर देते हैं। पॉयरो पूछते हैं कि क्या वो इस बात को लेकर निश्चित है कि उसने हत्याएं की हैं, और एबीसी कहता है कि हाँ, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया, कब किया या फिर कैसे किया। अब दोस्तों इस पॉइंट पे किताब में सिर्फ 2 चैप्टर्स बचे हैं और अब सारे राज एक एक करके खुलने लगेंगे। पॉयरो बताते हैं कि कत्लों की जो अल्फाबेटिकल स्कीम थी वो ऑर्डर को दर्शाती है, लेकिन देखा जाए तो विक्टिम्स के बीच कोई भी लिंक नहीं था। पॉयरो स्वीकार करते हैं कि उन्होंने रेलवे गाइड को महत्व दिया था क्योंकि एबीसी का चयन एक रेलवे उन्मुख यानी रेलवे माइंडेड व्यक्ति की ओर इशारा करता है जिसके पास बचकानी व्यवस्थाएं थी। बेटी बोनार्ड की मौत से यह संकेत मिलता है कि हत्यारा एक आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव आदमी होना चाहिए जो उसे आकर्षित कर सके। तभी तो बेटी उसके साथ डेट पे गई होगी जहां बेटी के बेल्ट से ही उसका गला घोट के उसे मारा गया होगा। मतलब बेटी का बेल्ट जबरदस्ती तो नहीं निकाला गया होगा, प्यार से उसके साथ फ्लर्ट करते हुए निकाला गया एंड देन उसी से गला घोट दिया गया। तो हाँ, ये प्रूव करता है कि जो भी बेटी के साथ था यानी जो कातिल है वो सुंदर या अच्छा दिखता है, और एबीसी की अगर हम बात करें तो वो तो बहुत ही सामान्य यानी बहुत कॉमन दिखने वाला आदमी है। एंड देन एबीसी के पास ऐसी फ्लर्टी स्किल भी नहीं है कि वो बेटी को इस कदर लुभा सके। इनफैक्ट बेटी वाले कत्ल की तो एलिबाई भी एबीसी के पास थी। तो इससे तो प्रूव होता है कि बेटी वाली हत्या एबीसी ने नहीं करी है। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि बाकी कत्ल वो किया हो। अगर ऐसा है तो बेटी के कत्ल के वक्त वहां एबीसी रेलवे गाइड कैसे मिला, क्योंकि ये रेलवे गाइड वाली बात तो सिर्फ और सिर्फ पॉयरो और कुछ पुलिस वालों को ही पता था। यानी कातिल एक ही इंसान है जो कि ये चारों कत्ल किया है, और वो कातिल एबीसी नहीं है। अब पॉयरो जो वापस लेटर्स को पढ़ते हैं तो वो समझ पाते हैं कि कातिल कोई मेंटल डिसऑर्डर वाला आदमी भी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आदमी है जो प्रिटेंड कर रहा है कि वो मेंटली चैलेंज्ड है। दरअसल कातिल को इन 4 खून में सिर्फ एक कत्ल करना था, लेकिन वो जानबूझ के 4 कत्ल किया ताकि सबको लगे कि ये किसी तरह का सीरियल किलिंग है। तभी तो उसके एक सबसे खास मर्डर की ओर से सबका ध्यान हट जाएगा और लोग उस एक खास कत्ल को इंडिपेंडेंटली नहीं देखेंगे। तो आखिर इन 4 कत्लों में से वो खास कत्ल कौन सा है? वेल, इट वाज द 3rd मर्डर, क्योंकि इस कत्ल को रोक पाने के लिए पॉयरो और पुलिस को बिल्कुल वक्त नहीं मिला था। अगर आपको याद हो तो तीसरे कत्ल वाला खत लेट आया था और सेम डे कत्ल हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि कातिल ने जानबूझकर गलत एड्रेस दिया था ताकि इस खास कत्ल को किसी भी हाल में रोका जा सके। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि आखिर कातिल है कौन? पॉयरो पॉइंट आउट करते हैं कि कातिल है फ्रैंकलिन क्लार्क, जो कि विक्टिम कार्माइकल क्लार्क का भाई है। जी हां दोस्तों, ये सुनते फ्रैंकलिन हंस के कहता है कि मैंने कत्ल नहीं किया है, लेकिन पॉयरो यहां ये सारे प्रूफ्स प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। फ्रैंकलिन वह था जिसने सबसे पहले पीड़ित परिवारों को एक साथ लाकर हत्यारे का पता लगाने का विचार सुझाया था ताकि वो हमेशा उनसे एक कदम आगे रह सके। वो जांच के करीब आ जाता था और खुद को पॉयरो का प्रशंसक बताता था, पत्रों की नकारात्मकता का कोई संकेत नहीं दिखाता। बेटी को उसकी खुद की बेल्ट से मारा गया था और इसका मतलब है कि बेटी ने किसी को यह करने की अनुमति दी थी। फ्रैंकलिन क्लियरली अट्रैक्टिव और फ्लर्टी दोनों था और वो बेटी को आसानी से आकर्षित यानी कि अपनी ओर अट्रैक्ट कर
सकता था। उसने एक दिन उनके सभा के दौरान यहाँ एक लिस्ट बनाई थी जो कि उसके व्यवस्थित दिमाग को इंडिकेट करती है। तो क्वेश्चन इज कि फ्रैंकलिन ऐसा किया क्यों? वेल, पॉयरो के हिसाब से फ्रैंकलिन का मोटिव भी एकदम क्लियर है। वो अपने भाई की संपत्ति का वारिस बनना चाहता था और अगर उसके भाई और थोड़ा के बीच शादी हो जाती तो उनके बच्चे फिर वारिस होते। अब थोड़ा भले ये दिखाए कि उसकी कोई नियत नहीं थी, लेकिन उसकी नियत थी। अभी तो फ्रैंकलिन के भाई की मृत्यु के बाद उसने अपना ध्यान फ्रैंकलिन की ओर मोड़ लिया था। ओके, अगर हम मान भी लेते हैं कि चलो फ्रैंकलिन ही कातिल है, तो एबीसी इन सब पचड़ों में कैसे पड़ा और कई सबूत उसके खिलाफ क्यों है? इनफैक्ट एबीसी खुद क्यों बोल रहा कि वो कातिल है? वेल, फ्रैंकलिन रैंडमली एक बार एबीसी से मिला था और तभी उसके दिमाग में ये आइडिया आया। एबीसी को एपिलेप्सी थी, यानी उसे कुछ याद नहीं रहता था और फ्रैंकलिन सोचा कि वो कत्ल वगैरह करके आराम से एबीसी को फंसा देगा। फ्रैंकलिन ने एबीसी को उसके असाइनमेंट्स देने के लिए पत्र लिखे जिसमें स्टॉकिंग्स बेचने का काम दिया गया था। जी हाँ, फ्रैंकलिन ही एबीसी को हायर किया था और उन जगहों पे भेज देता था जहां पे स्टॉकिंग्स उसे बेचना है और उन्हीं जगह पे कत्ल होती थी, यानी फ्रैंकलिन खुद कत्ल करता था। इनफैक्ट इसके बाद फ्रैंकलिन उसे वह टाइपराइटर भी भेजा जिसपे फ्रैंकलिन खुद से लेटर्स लिखा था। मूल रूप से बेचारा एबीसी सोचता था कि किसी ने उसे स्टॉकिंग्स बेचने के लिए काम पर रखा है और वह बस यही कर रहा था और कुछ नहीं, लेकिन किसे बेचना है यह फ्रैंकलिन तय करता था और इसलिए ऐसा लगता था कि एबीसी हत्यारा है क्योंकि कत्ल वाली जगह पे एबीसी पहले आता था क्योंकि फ्रैंकलिन उसे भेजता था। फ्रैंकलिन ने ए से किसी को मारा, देन बी से भी किसी को मार डाला, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमेशा एबीसी आसपास हो। चौथे कत्ल के दौरान वो रैंडमली किसी को मार दिया क्योंकि उसे जिसे एक्चुअली में मारना था उसको तो वो मार चुका था, यानी उसका काम हो चुका था और ऐसे में अब उसे पैटर्न वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। देन वो थिएटर से बाहर निकलते वक्त चाकू एबीसी के कोट में डाल दिया। अब क्योंकि एबीसी थोड़ा मेंटली अनवेल था, वो इस सबूत और अन्य शहरों में अपनी उपस्थिति के आधार पर फैसला करता है कि वो खुद दोषी होगा। एबीसी को अपना तो कुछ याद रहता नहीं था, तो वो कहीं ना कहीं सोचने लग गया था कि हो सकता है मैं ही सभी को मार रहा हूं क्योंकि सारी क्लूज तो मेरी तरफ ही पॉइंट आउट करती है, जबकि सच तो यह है कि एबीसी को फ्रैंकलिन द्वारा बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही चतुर तरीके से फ्रेम किया गया था। आगे प्रूफ्स के तौर पे पॉयरो कहते हैं कि कुछ विटनेसेस आइडेंटिफाई किए हैं कि फ्रैंकलिन थिएटर के बाहर दिखा था। देन कैफे की एक दूसरी वेट्रेस उसे बेटी के साथ भी देखी थी। इनफैक्ट एबीसी के टाइपराइटर की एक की पे फ्रैंकलिन की फिंगरप्रिंट पाई गई है। ये सब सुनते फ्रैंकलिन कबूल कर लेता है कि हाँ, कत्ल उसने ही किया है। इसके बाद फ्रैंकलिन एकदम से खुद को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पर्सनल गन में गोलियां नहीं थी। जी हां दोस्तों, पॉयरो पहले ही नौकरों से बोलकर उसके बंदूक से गोलियां निकलवा दिए थे क्योंकि पॉयरो को आइडिया था कि फ्रैंकलिन ऐसा कुछ कर सकता है। फाइनली फ्रैंकलिन को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इस पॉइंट पे हेस्टिंग्स वाज इंप्रेस्ड एज यूजुअल, लेकिन अब भी कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे। फॉर एग्जांपल, एक बार पॉयरो सबको चाय पे बुलाकर एकदम रैंडम क्वेश्चंस पूछा था। तो ऐसा वो क्यों किया था? पॉयरो बताते हैं कि उस वक्त कुछ सवाल तो वो वाकई में सिर्फ गेम सेक के लिए ही पूछा था, लेकिन जो सवाल वो थोड़ा सा पूछा था वो फ्रैंकलिन के रेज को अनमास्क करता है। अगर आपको याद हो तो थोड़ा सा पूछा गया था कि क्या वो शादी करना चाहती थी कारमाइकल क्लार्क से और इससे फ्रैंकलिन गुस्सा हुआ था। देन उन क्वेश्चंस के दौरान मेगन नहीं चाहती थी कि कातिल पकड़ा जाए और ऐसा इसलिए क्योंकि मेगन को लग रहा था कि कातिल में भी डोनाल्ड हो सकता है और अब वो और डोनाल्ड एक दूसरे को चाहने लगे हैं और मेगन नहीं चाहती थी कि डोनाल्ड जेल जाए। अब मेगन को उस वक्त थोड़ी पता था कि डोनाल्ड वाकई कातिल नहीं है। वैसे एक मजे की बात, पॉयरो ये झूठ बोल दिए थे कि उन्हें टाइपराइटर पे फ्रैंकलिन के फिंगरप्रिंट्स मिले क्योंकि इस झूठ के कारण ही फ्रैंकलिन झट से कबूल कर लिया कि हां, वही कातिल है। दोस्तों फाइनली वी आर बैक विद नोवेल कास्ट और आज हम एक रिसेंटली पॉपुलर हॉरर रोमांटिक नोवेल द ब्राइड की कहानी को जानेंगे जिसे अली हेजलवुड लिखे हैं। आगे से मेरा प्लान रहेगा कि हम हर महीने एटलीस्ट 2 नोवेल कास्ट वीडियोस लेकर आते रहें, लेकिन यहाँ मुझे आप सभी की सजेशंस भी चाहिए। बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मुझे नोवेल कास्ट में सिर्फ हॉरर थ्रिलर नोवेल्स ही एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर हम दूसरे जॉनर में भी जा सकते हैं, लाइक फैंटेसी, फिक्शन वगैरह वगैरह। आप अपनी सजेशन कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा, जहां एटलीस्ट 1000 कमेंट्स होने चाहिए ताकि मैं ठीक से डिसाइड कर सकूं। ऑल्सो मैं प्रोडक्ट सेक्शन में इस बुक को खरीदने का लिंक भी डाल दूंगा इन केस यू आर इंटरेस्टेड। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी शुरू होती है मिजरी से, जो कि हमारी नोवेल की प्रोटैगनिस्ट है। अब जितना अजीब मिजरी का नाम है उतनी ही अजीब मिजरी खुद है, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। वो इंसानों के बीच रह रही है, एक टेक कंपनी में काम करती है और प्रिटेंड करती है कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। लेकिन उसका ये कवर जल्द ही ब्लो हो जाता है जब वानिया, जो कि उसके पिता का हेड गार्ड है, वो अचानक प्रकट होता है। वानिया कहने से मिजरी के कोवर्कर्स बौखला जाते हैं और वानिया जिद करता है कि मिजरी को घर लौटना होगा। ऐसे में
मिजरी को स्कॉट किया जाता है द नेस्ट की तरफ। अब द नेस्ट क्या है? वेल, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो वैम्पायर कम्युनिटी का घर है और जहां मिजरी का परिवार पीढ़ियों से राज कर रहा है। हेनरी को मिजरी का इंसान बनकर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो उसे इन्फॉर्म करता है कि एक नया चुना गया ह्यूमन गवर्नर कोलैटरल प्रोग्राम को खत्म करने का प्लान बना रहा है। अब ये कोलैटरल प्रोग्राम क्या है? वेल, ये एक शांति की पहल थी जिसमें वैम्पायर्स, ह्यूमंस और वेयरवुल्फ, जिन्हें हम वेयर्स कहेंगे थ्रू आउट द वीडियो, उनके बच्चों को आपस में एक्सचेंज किया जाता है ताकि हार्मनी बनी रहे। मिजरी खुद भी एक कोलैटरल रह चुकी है, मतलब इंसान से एक्सचेंज करी गई थी, इसीलिए वो इंसानों के बीच पली बढ़ी और इस एक्सपीरियंस ने उसे अपनी ही जाति से अलग थलग कर दिया था। तभी तो मिजरी के अंदर अपने पिता के लिए गुस्सा भरा हुआ है क्योंकि हेनरी ने हमेशा अपनी कम्युनिटी को अपने बच्चों से ऊपर रखा। द नेस्ट में रहने के बजाय मिजरी चुपके से वापस ह्यूमन वर्ल्ड में भाग जाती है जहां उसे ज्यादा एक्सेप्टेड फील होता है। उधर हेनरी को चिंता सता रही है कि ह्यूमंस और वेयरवुल्व्स के बीच बढ़ती नजदीकियां आउटनंबर्ड वैम्पायर्स के लिए खतरा बन सकती है। इसका तोड़ निकालने के लिए वो सिंबलिक 1 साल की शादी का प्रस्ताव रखता है, मतलब एक वैम्पायर और नए चुने गए वेयरवुल्फ अल्फा के बीच। एक ऐसा वेयर अल्फा जो शांति चाहता है। इनफैक्ट हेनरी चाहता है कि मिजरी वो ब्राइड बने, मतलब वेयर अल्फा से उसकी शादी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, मिजरी साफ मना कर देती है, स्पेसिफिकली तब तक जब तक हेनरी उस अल्फा का नाम रिवील नहीं करता। लेकिन यहाँ मिजरी की थोड़ी कुछ चलने वाली थी। अब हम आते हैं नोवेल के प्रोलॉग सेक्शन पे जो सीधा मैरिज सीन से शुरू होता है। बेसिकली वैम्पायर्स और वेयर्स के बीच की जंग अब खत्म होने के करीब है और इसकी निशानी है ये सेरेमोनियल शादी। यहाँ मिजरी जो कि वैम्पायर ब्राइड है वो अभी तक अपने होने वाले दुल्हे से मिली भी नहीं है। जब वो तैयार हो रही होती है तो उसका स्टाइलिस्ट उसके पल्स पॉइंट्स पे ग्रीन टिंट लगाता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि वेयर्स जो होते हैं वो रंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हरे रंग की तरफ। मिजरी का स्नाकी भाई ओवेन उसका मजाक उड़ाता है, सेइंग कि हो सकता है वेयर्स मिजरी को समाप्त कर डाले। ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि ओवेन बचपन में हमेशा मिजरी को प्रोटेक्ट करने का वादा करता था, लेकिन अब उसके हाव भाव बिल्कुल अलग थे। आगे मिजरी के पिता काउंसिलमैन हेनरी लार्क आते हैं और उसे मुस्कुराने का ऑर्डर देते हैं। मिजरी अपने कोलैटरल पोस्ट को याद करते हुए आने वाले कल के लिए खुद को तैयार करती है और अपने बेस्ट फ्रेंड सेरेना के अचानक गायब होने का चुपके से मातम मनाती है। खैर, सेरेमनी में मिजरी आखिरकार अपने ग्रूम से मिलती है। वो एक बहुत ही स्ट्राइकिंग और पावरफुल बंदा था और उसकी आंखें पेल ग्रीन कलर की थी। जैसे ही वो मिजरी की सेंट इनहेल करता है, हवा में एक अजीब सा डेंजरस टेंशन भर जाता है। मिजरी लड़खड़ाती है और वो उसे पकड़ लेती है और यहाँ ऐसा लग रहा था मानो वो मिजरी को अभी मार डालेगा। मिजरी उसके खून की तेज गंध से ओवरवेल्म्ड हो जाती है, जबकि आसपास खड़े लोग एक फाइट के लिए तैयार दिखते हैं। वो उसके कान में फुसफुसाता है, सवाल करता है कि उसकी स्मेल ऐसी क्यों है। एंड देन एक बहुत ही चार्ज्ड मोमेंट के बाद सेरेमनी फाइनली आगे बढ़ती है। तो सेरेमनी के बाद मिजरी भीड़ से खिसक लेती है थोड़ा अकेले वक्त बिताने के लिए। जल्दी ह्यूमन गवर्नर डेवनपोर्ट उसके पास आता है और अजीब तरह से उसके नाम के ओरिजिन के बारे में पूछता है। वैम्पायर कस्टम्स के बारे में डेवनपोर्ट के इग्नोरेंस मिजरी को सेरेना के बचपन की उस निराशा की याद दिलाती है जब मिजरी ने वैम्पायर्स के बारे में कई रोमांटिसाइज्ड मिथ्स को झुटलाया था। खैर, डेवनपोर्ट यहाँ एक बहुत बड़ी बात रिवील करता है, दैट वाज कि जैसे वैम्पायर्स की तरफ से मिजरी आई है एज कोलैटरल, वैसे ही वेयर्स की तरफ से भी कोई कोलैटरल गई है टू लिव विद वैम्पायर्स। और कोई नहीं बल्कि मिजरी के करंट हस्बैंड लोए मोरलैंड की मेट है। ये खबर सुन के मिजरी काफी बेचैन हो जाती है और उसके मन में कई थॉट्स आने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोवे और उसके एडवाइजर्स को सेंट रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में डिस्कस करते सुनती है, जिससे उसे लगता है कि लोवे उसे रिपल्सिव यानी बेकार समझता है। टेंशन तब बढ़ जाती है जब एक वैम्पायर और एक वेयर बच्चे के बीच झगड़ा हो जाता है। उनके पेरेंट्स भी आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन लोवे बीच में आकर शांति से सिचुएशन को संभाल लेता है। बाद में एक शांत कोने में वो मिजरी की प्रेजेंस सेंस कर लेता है और उसे पुकारता है, जिसके बाद उनका एक ऑकवर्ड सा फर्स्ट डांस होता है। मिजरी उसके खून की स्ट्रॉन्ग सेंट की तरफ खींची चली जाती है, जबकि लोवे की आंखों की पुतलियां उसे देखते हुए फैल जाती हैं, मतलब प्यूपिल्स का डायलेट होना। लोवे मिजरी से सीधा पूछता है कि क्या उसके पिता उससे नफरत करते हैं। ये इसलिए क्योंकि लोवे के लिए मिजरी का स्टेटस समझना जरूरी है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। वो रिवील करता है कि उसे मिजरी के ह्यूमन कोलैटरल होने और उस पर हुए पास्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट्स के बारे में पता है, और ये जानकर मिजरी काइंड ऑफ स्टन्ड रह जाती है। तभी अचानक एक वेटर के भेस में एक आदमी मिजरी को स्टैब करने की कोशिश करता है, लेकिन लोवे उस खंजर को मिजरी के गले के कुछ इंचेस दूर ही रोक लेता है। ऐसे में लोवे इंजर्ड होता है, उसके शरीर से हरा महकता हुआ खून बहने लगता है। वो मिजरी से कहता है कि अगले 1 साल तक उन्हें एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए और वहां से चला जाता है। खैर, आगे हम जान पाते हैं कि मिजरी खुद को धूप से बचाने के लिए क्लोजेट में सोती है, लेकिन एक दिन आफ्टरनून में उसे एना जगाती है, जो कि लोवे की अनाथ बहन है। एना अपनी करंट गार्डियन जूनो के बारे में कंप्लेन करती है, जो एक सख्त और चिड़चिड़ी वेयर है। मिजरी जूनो से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जूनो मिजरी को उससे दूर रहने की चेतावनी देती है। तभी मिजरी को बेड के नीचे सेरेना की बिल्ली दिखती है, जिससे वो हैरान हो जाती है। वैम्पायर्स यूजुअली जानवरों से दूर रहते हैं, लेकिन सेरेना
के गायब होने के बाद मिजरी को उस बिल्ली की देखभाल करने की स्ट्रॉन्ग जरूरत महसूस हुई थी। अथॉरिटीज सेरेना को ढूंढने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाए थे, खास करके तब जब मिजरी ने एडमिट किया कि सेरेना के गायब होने से पहले उनके बीच लड़ाई हुई थी। अपना सामान सॉर्ट करते हुए मिजरी को उनके शेयर्ड सीक्रेट लैंग्वेज में एक छुपा हुआ क्लू मिलता है। बेसिकली सेरेना के प्लानर में लिखा था L.E. मोरलैंड। इसी वजह से उसने लोवे मोरलैंड से शादी की थी, मतलब ताकि वो सेरेना के बारे में और जान सके, वो कहां गायब हुई है और इससे मोरलैंड का क्या संबंध है। Now talking about लोवे, वेल उसका लेक साइड घर बहुत खूबसूरत है, धूप से भरा हुआ है और सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल है। मिजरी वेयर्स से भी वैसी ही दुश्मनी एक्सपेक्ट करती है जैसी उसी ह्यूमन से मिली थी, लेकिन वेयर्स अलग है। उसका पहला वेयर एक्विंटेंस एलेक्स उसके आसपास नर्वस रहता है और मिजरी उसे चिढ़ाती रहती है, सेइंग कि मुझे खून पीने की जरूरत है, इंप्लाइंग कि वो उसका शिकार बनाएगी। मतलब ये बस एक जोक है। अब एलेक्स और मिजरी आगे बॉन्ड करते हैं क्योंकि एलेक्स थोड़ा टेक गाय था इन वेयरवुल्फ कम्युनिटी, और हम जानते हैं कि मिजरी भी ह्यूमंस के साथ टेक इंडस्ट्री में ही काम करती थी। तो हाँ, एक तरह से दोनों कोडर्स हुए और इसी कॉन्वर्सेशन से दोनों बॉन्ड करते हैं। खैर एलेक्स मिजरी के साथ वेयर हायरार्की और लोवे के इन्फ्लुएंस के बारे में इनसाइट्स शेयर करता है। बदले में मिजरी इस मिथ को झुठलाती है कि वैम्पायर शमगादड़ में बदल सकते हैं, मतलब नहीं बदल सकते हैं, यही बात वो बताती है। वो सेरेना के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता। बाद में मिजरी इंटरनेट पे लोवे के बारे में थोड़ा और सर्च करती है और उसे वहां कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक चीज उसके हाथ लगती है और वो ये कि लोवे उस डिप्लोमेटिक इवेंट में एक्सपेक्टेड था जिसमें सेरेना गायब होने वाली रात गई थी। खैर आगे मैक्स नाम का एक वेयर मिजरी को कन्फ्रंट करता है, सेइंग कि कैसे लोवे दुश्मनों से अलायंस कर रहा है, और इसके बाद मैक्स मिजरी पे काइंड ऑफ हमला कर देता है। मिजरी अपना बचाव करती है, लेकिन लोवे अचानक से कहीं से प्रकट होता है और मिजरी को दीवार से पिन कर देता है। लोवे पहले यह सुनिश्चित करता है कि मैक्स ठीक है, जबकि दूसरे वेयर्स मिजरी के ऊपर मैक्स पर अटैक करने का इल्जाम लगाते हैं। लोवे यहाँ मिजरी को अपने ऑफिस में ले जाता है एंड देन वो मिजरी से पूछता है कि आखिर वहां हुआ क्या था। अब जैसे ही मिजरी सब एक्सप्लेन करने वाली होती है, जूनो वहां आती है और वो मिजरी पे झूठा इल्जाम लगाती है, सेइंग कि मिजरी लॉयल्स के साथ काम कर रही है। मिजरी को समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है और वो अपनी बेगुनाही पे अड़ी रहती है। जब जूनो चली जाती है तो मिजरी और लोवे के बीच कमरे में एक तनाव भरी शांति छा जाती है। टेंशन तोड़ने की कोशिश में मिजरी सरकास्टिकली अपने लैक ऑफ सेक्सुअल एक्सपीरियंस का जिक्र करती है और कन्फेस करती है कि उसे एना कितनी पसंद है। लोवे बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं था और इसीलिए वो मिजरी को बिहेव करने को कहता है। ना चाहते हुए मिजरी उसके अल्फा पावर का वजन महसूस करती है और एक पल के लिए उसकी बात मानना भी चाहती है। जाते वक्त वो लोवे को उसका सेंट इनहेल करते हुए देखती है, जहां लोवे के एक्सप्रेशंस अजीब थे। इस घटना के बाद मिजरी को हमेशा स्कॉट किया जाता है और उस पर कड़ी नजर रखी जाती है, जिससे उसे लोवे के साथ अकेले बहुत कम वक्त मिलता है। मिक नाम का एक बुजुर्ग वेयर गार्ड ही इकलौता था जो मिजरी की तरफ काइंडनेस दिखाता था। वैसे मिजरी यहाँ अपने भाई ओवेन को कॉल किया करती थी, जिसे मिक ओवरसी करता था। इस कॉल पे ओवेन और मिजरी वैम्पायर लैंग्वेज में बात करते थे और कहीं ना कहीं इससे मिजरी ओवेन के प्रति नई क्लोजनेस फील कर पा रही थी। अब कॉल्स के थ्रू ही ओवेन मिजरी को इन्फॉर्म कर देता है कि उसे सेरेना के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। खैर आगे एना मिजरी को सरप्राइज करती है। कैसे? वेल छत से खिड़की के रास्ते उसके कमरे में आके एना यहाँ मिजरी का नाम गलत प्रोनाउंस करती है और उसके कंप्यूटर पे खेलने के लिए पूछती है। मिजरी भी एना के लिए गेम कोड कर देती है ताकि एना खेल सके एंड मिजरी वाज सरप्राइज्ड क्योंकि कहीं ना कहीं उसे एना की कंपनी अच्छी लग रही थी। इसी वल्नरेबल मोमेंट में मिजरी एना के सामने सेरेना के गायब होने वाली बात रिवील कर देती है। ये सुन के एना सजेस्ट करती है कि शायद उसका भाई लोवे मिजरी की हेल्प कर सकता है। अब एना यहाँ रिवील करती है कि लोवे को इंसोम्निया है, जिस वजह से वो रात को सो नहीं पाता। इनफैक्ट फिलहाल वो लॉयल से कुछ इश्यूज को डिस्कस करने बाहर गया हुआ है। अब जैसे ही मिजरी को पता लगता है कि लोवे फिलहाल अपने कमरे में नहीं है, तो वो एक हेयर पिन की मदद से लोवे के कमरे में घुस जाती है, मतलब लॉक को खोल के। यहाँ मिजरी को इंट्रिकेट आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स दिखती हैं, साथ ही यहाँ मिजरी को अपने चेहरे का एक स्केच भी दिखता है। इससे मिजरी थोड़ा अनसेटल होती है, लेकिन छानबीन के बाद वो चुपचाप यहाँ से निकल लेती है और मिजरी के यहाँ ज्यादा कुछ लगता नहीं। अब अगले दिन मिजरी अपनी खिड़की से एक बारबेक्यू देखती है। देन वो लोवे को देख के इस बात के लिए मन ही मन उसे अप्रिशिएट करती है कि कैसे लोवे अपने पैक के साथ नेचुरली वे में इजीली इंटरैक्ट करता है। तभी मिजरी का ध्यान मैक्स पे जाता है जो कि एना को जंगल में ले जा रहा था। ये देख मिजरी से रहा नहीं जाता और धूप होने के बावजूद मिजरी इनके पीछे नंगे पांव जाती है। वो मैक्स को कन्फ्रंट करती है और जब मैक्स एना को नीचे रखने से मना कर देता है तो मिजरी उस पर हमला कर देती है। लेकिन इससे पहले मिजरी कोई अटैक लैंड कर पाती, उस जगह पे वेयर्स आके उसे घेर लेते हैं। यहाँ से राइटिंग शिफ्ट होती है, हम समझ पाते हैं कि दरअसल वेयर्स ने मैक्स के लिए ये काइंड ऑफ एक ट्रैप बनाया था जो कि मिजरी के बीच में आने से खराब हो गया। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्लान्ड बेट था जिसमें उनका प्लान मैक्स के साथियों को पकड़ने का था, लेकिन एना को बचाने के चक्कर में मिजरी बीच में आ गई और सारा प्लान खराब हो गया। अब मैक्स यहाँ ये नहीं बताता कि उसे किडनैप करने के लिए किसने भेजा था। इनफैक्ट मैक्स लोए से कहता है कि लोए असली अल्फा नहीं है। ये सब लोग मैक्स से निपटने के लिए आगे बढ़ते हैं तो मिजरी इंटरवीन करती है। वो मैक्स को थ्रॉल में डालकर हिप्नोटाइज करने का ऑफर देती है।
जब लोए पूछता है कि वो क्यों मदद करेगी तो मिजरी कहती है कि उसे एना की परवाह है। लोए मिजरी को थ्राल यूज करने देता है, लेकिन इससे पहले कि मैक्स को इन्फॉर्मेशन दे, लोए मिजरी को कमरे से जाने को कहता है। मिक मिजरी को बताता है कि लोए को पता है कि मैक्स ने कॉरिडोर में पहले उस पर अटैक किया था। लोए ने यह बात इसलिए नहीं बताई ताकि मैक्स को लगे कि वो फिर से ये हरकत करने के लिए फ्री है, मतलब मैक्स को किसी पे शक नहीं है, तभी तो वो लोग मैक्स को ट्रैप करेंगे। एनीवेज, तो जब सब मैक्स को हैंडल करने में बिजी होते हैं तो मिजरी लोए के ऑफिस और कंप्यूटर में ब्रेक इन करती है, लेकिन इससे पहले मिजरी को कुछ काम की इन्फो मिलती। वहां एक वुल्फ आ जाता है जो कि मिजरी पे गुर्रा रहा था। ये एक्चुअली लोए का सेकंड इन कमांड गाय था जिसका नाम था कैल, और वही मतलब वेयरवुल्फ बना हुआ था। और तभी लोए वहां के कैल को काम डाउन करने कहता है। एक्चुअली लोए को पहले से पता था कि मिजरी जरूर उसके कंप्यूटर वगैरह के साथ छेड़छाड़ करेगी, क्योंकि पिछली बार जब मिजरी लोए के कमरे में आई थी तो वो जो कुछ भी टच करी थी सब पे उसका सेंट रह गया था, जिससे लोए को मिजरी की हरकतों का आइडिया लग गया था। लोए यहाँ एलेक्स को बुलाता है ये पता लगवाने की आखिर मिजरी लोए के कंप्यूटर में क्या चेक कर रही थी। एलेक्स रिवील करता है कि मिजरी कंप्यूटर पे सीरीन पेरिस का नाम सर्च करी है, देन एक न्यूज़पेपर का नाम भी सर्च करी है। इस पॉइंट पे लोए मिजरी पे डर को स्मेल कर पाता है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि शायद लोए सरीन नाम से वाकिफ नहीं था। लोए मिजरी को डराता है saying कि अगर वो ईमानदार नहीं हुई तो वो पैक्ट तोड़ देगा और उसे मार डालेगा। इसी दौरान जब लोए मिजरी की तरफ झुकता है तो ना चाहते हुए भी मिजरी उसकी खून से अट्रैक्ट होती है। आगे मिजरी लोए को सरीना के बारे में बताती है और कैसे उसने सरीना को ढूंढने के लिए शादी के लिए हाँ की थी। तभी इन्हें एना इंटरप्ट करती है जो एक बेड टाइम स्टोरी चाहती थी। लोए यहाँ एना को लिलियाना ईस्टर मूरलैंड कहता है और इस पॉइंट पे मिजरी को एहसास होता है कि सरीना के प्लानर में नाम शायद एना का था, लोए का नहीं। खैर, तो आगे लोए और मिजरी ये डिस्कस करते हैं कि आखिर सरीना क्या इन्वेस्टिगेट कर रही थी। यहाँ लोए मिजरी पे भरोसा करने का फैसला करता है। वो बताता है कि एना हाफ वेयर और हाफ ह्यूमन है, जो कि इम्पॉसिबल माना जाता है। लोए ये भी बताता है कि पुराना अल्फा रॉस को एक्चुअली में लोए की माँ और बाकियों को इंजर किया था। नाउ ये रॉस्को वाली इन्फॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि लोए का शक था कि रॉस्को का सेकंड इन कमांड और उसके दोस्त ही लोए की टेरिटरी में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। वैसे लोए को अपने सेकंड्स और अपने दोस्तों को पे शक नहीं है, क्योंकि लोए सभी की फीलिंग्स में चेंज को स्मेल कर सकता है। अब इसके बाद लो मिजरी और एलेक्स को वेयर टेक्नोलॉजी का पूरा एक्सेस देता है ताकि ये दोनों लोए की मदद कर सकें। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि इस कॉन्वर्सेशन के दौरान मिजरी पीनट बटर खाती है, विच वाज सरप्राइजिंग फॉर लोए। क्यों? क्योंकि मिथ्स के हिसाब से वैम्पायर सिर्फ खून पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एनीवेज, तो आगे मिजरी जूनो से मिलती है और जूनो काफी सॉरी फील करती है मिजरी को गलत समझने के लिए। वो बताती है कि लोए बेचारा तो कभी अपनी लाइफ जी ही नहीं पाया, उसको मजबूरी में पुराने अल्फा को टाइम से पहले ही चैलेंज करना पड़ा। यहाँ मिजरी उसे गैबी के बारे में पूछती है। गैबी वही जो कि कोलैटरल है और सपोजेडली लोवे की मेट है। ये सुन के जूनो एकदम कंफ्यूज हो जाती है, मतलब गैबी तो मेट नहीं है, ऐसा फीलिंग था। और यहाँ व्यूअर्स के दिमाग में घंटी बजती है कि क्या गैबी सच में लोए की मेट है या नहीं है, मतलब डेवनपोर्ट झूठ बोला था। इसके बारे में हमें आगे और भी पता चल ही जाएगा। खैर, कहानी आगे बढ़ के फुल मून से 3 रात पहले की आती है, जब मिक मिजरी से कहता है कि घर से बाहर कदम मत रखना, क्योंकि ऑफ कोर्स फुल मून के समय वेयरवुल्व्स कन्वर्ट होते हैं, जो कि मिजरी के लिए खतरनाक हो सकता है। ना फुल मून वाली रात एना मिजरी से मिलने आती है और एना यहाँ उदास होती है क्योंकि लोवे वहां नहीं है और वो बाकी लोगों के साथ शिफ्ट भी नहीं कर सकती। मिजरी उसको बेटर फील कराती है, देन मिजरी अपने तकिए के नीचे चाकू रख के सोती है ताकि वो खुद को और एना को प्रोटेक्ट कर सके। खैर, तो कुछ समय बाद लोए रिटर्न करता है और मिजरी को जगाता है। लोए बताता है कि वो ह्यूमंस और मिजरी के पिता से मिलने गया था और यहाँ बहस छिड़ जाती है कि एना यूनिटी का सिंबल बनेगी या फिर खतरा। इसी बीच लोए मिजरी से प्राइवेटली कहता है कि अगली बार मिजरी को शार्पन नाइफ ढूंढना चाहिए। अब अगले कुछ दिनों में पैक का बिहेवियर मिजरी के लिए एकदम पॉजिटिव हो जाता है और देखा जाए तो वैम्पायर के लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। आगे मिजरी अपने पहले पैक डिनर पे होती है जहां वो खाने का नाटक कर रही होती है। तभी एना को पता चलता है कि मिजरी को अपना बर्थडे ही नहीं पता। बस एना जिद पकड़ लेती है कि ये लोग वीकेंड पे पार्टी करेंगे। मिजरी ये भी सुनती है कि मिक और लोवे बहस कर रहे हैं क्योंकि लोवे अकेले एमरी से मिलने जा रहा है। ये एमरी वही पुराने अल्फा की बीवी है और इनको लगता है कि सारे दंगों के पीछे इसी का हाथ है, मतलब उन्हीं लोगों का। उन्हीं को लॉयल्स भी कह रहे हैं हम लोग यहाँ। उसी रात मिजरी सीधा लोवे को सरप्राइज करती है छत पे, यानी उस जगह पे जाके जहाँ लोवे अकेला रहता है। वो लोवे से कहती है कि लोवे उसे भी एमरी से मिलने लेके साथ चले ताकि मिजरी वहाँ कंप्यूटर सर्विलेंस सेट कर पाएगी। यहाँ लोवे मिजरी से कन्फेस करता है कि उसे इंसोम्निया है, यानी वो सो नहीं पाता है। इस पॉइंट पे लोवे मिजरी को काफी कुछ बताने लगता है, लाइक एना को पालने के बारे में, देन कैसे वो ज्यूरिक में आर्किटेक्ट था लेकिन उसे अपना करियर अचानक छोड़ना पड़ा क्योंकि उसे पैक की जिम्मेदारी लेनी थी। पैक की जिम्मेदारी इसलिए लेनी पड़ गई अर्ली क्योंकि पुराना जो अल्फा था वो कुछ ज्यादा ही वायलेंट हो गया था। लोए यहाँ अपने पैक के बारे में बात करते हुए मिक का जिक्र करता है जिसका मेट और बेटा मर गया था। लोए कहता है कि मिक से हमेशा दुख की स्मेल आती है। बातों बातों में लोए यहाँ मिजरी से कहता है कि मिजरी अपने फैंग्स यानी वैम्पायर वाले दांत होते हैं ना, उसे छुपाना बंद कर दे। मिजरी को खुशी होती है कि कम से कम उसे लोए के सामने तो प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा। वो बताती है कि सरीना के गायब होने से पहले उसका और सरीना का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। सरीना चाहती थी कि मिजरी अपनी लाइफ को थोड़ा सीरियसली ले और
और कुछ और चीजों की भी परवाह करे, क्योंकि मिजरी अपनी लाइफ अकेले सेरेना के लिए ही जी रही थी। एनीवेज, कुछ देर बाद मिजरी लोए से पूछती है कि ये मेट क्या होता है, क्योंकि याद है ना, उसको अभी भी लगता है कि गैबी ही उसकी मेट है। लोए कहता है हर कपल मेट्स नहीं होते और मेट बनने से प्राणी बायोलॉजिकली बदल जाते हैं। जो वेयर बाइट वो शेयर करते हैं वो इंपॉर्टेंट है और कभी कभी फीलिंग्स दोनों तरफ से सेम नहीं होती। अब ये सुनकर मिजी सोचती है कि शायद लोवे की जो मेट गैबी है वो उसे प्यार नहीं करती, लेकिन वो डिसाइड करती है कि उसे लोवे के लिए वहां होना चाहिए और उसके ट्रिप के साथ जाने का ऑफर देती है। लोवे कहता है कि अगर तुम साथ आओगी तो शक दूर करने के लिए तुम्हें मार्क करना पड़ेगा। बस फिर क्या था, लोए और मिजरी अगले दिन प्राइवेट प्लेन में कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ते हैं। लोए कहता है कि मिजरी से उसकी स्मेल आनी चाहिए ताकि बाकी वेयर्स को यकीन हो जाए कि वो उसके साथ है। जब प्लेन लैंड होता है तो लोए मिजरी से परमिशन मांगता है। किस चीज की परमिशन? वेल, मार्किंग रिचुअल करने के लिए। बेसिकली लोए यहाँ धीरे धीरे मिजरी के पल्स पॉइंट्स पे किस करता है, देन दांत लगाता है वगैरह वगैरह, इंटीमेट होता है बेसिकली। मिजरी अपने सेंट के लिए सॉरी बोलती है, पर लोए यहाँ कन्फेस करता है कि उसको तो वही पसंद है। और ये जो इंटीमेट मोमेंट होता है ना मार्किंग का, इससे दोनों और करीब आ जाते हैं। इसके बाद वो प्लेन के बाहर अपने होस्ट से मिलते हैं और उन्हें एमरी के घर ले जाया जाता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो एमरी का बिहेवियर तो अच्छा होता है, पर गार्ड्स फुल टेंस मोड में थे। देन यहाँ पे एक ऑकवर्ड सा डिनर होने लगता है और पूरे डिनर के टाइम लोवे मिजरी पे हाथ रखे रहता है। बाद में अपने कमरे में मिजरी बग्स चेक करती है ताकि इन्हें किसी भी तरह से ट्रैक नहीं किया जा रहा हो। यहाँ लोवे इंसिस्ट करता है कि मिजरी उसके सामने फीड करे, मतलब कि खून पिए, और जब मिजरी ऐसा करती है तो वो देखता रह जाता है कि ब्लड बैग से फीड करने के बाद मिजरी कितनी फ्लश्ड और जिंदा लग रही है। मिजरी भी नोटिस करती है कि अब वो लोए को ज्यादा क्लियरली स्मेल कर सकती है। मिजरी को उनकी पुरानी बातें याद आती है और सोचती है कि लोए जिसे भी चुनता है वो उसके साथ होकर खुश क्यों नहीं होगा। लोए से कहता है कि उसकी मेट उसे जितना भी अटेंशन दे वो उतने में ही खुश रहेगा, पर वो अपने मेट से कभी कुछ लेगा नहीं, खास करके उसकी आजादी, क्योंकि बहुत लोगों ने उससे वही छीना है। मिजरी को समझ नहीं आता कि लोए उसके बारे में ही बात कर रहा था, गैबी के बारे में नहीं। अब उस लोए कहता है कि वो सो नहीं पाएगा तो मिजरी हेल्प ऑफर करती है। वो उसके बालों में उंगलियां फेरने लगती है और उसे रिलैक्स फील करवाती है, जिससे थोड़ी देर में लोए एक्चुअली में सो जाता है। खैर, तो अगले दिन लोए मिजरी को शाम का प्लान बताता है। कोएन, एक फैमिली फ्रेंड, उन्हें टाइम देगा एमरी के ऑफिस में डिवाइस प्लांट करने के लिए। लोए का दोस्त कोएन मिजरी को वेलकम करके सरप्राइज कर देता है, पर बंदा थोड़ा ओपिनियनेटेड और मुंहफट टाइप का इंसान था। डिनर पे लोए रिवील करता है कि वो नए ह्यूमन गवर्नर से मिल रहा है और एक अलायंस बन रही है। इसी बात पे, यानी कि अलायंस को लेके उसके और एमरी के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि एमरी का मानना था कि ये मरे हुए वेयर्स की यादों का डिसरिस्पेक्ट है। कोएन, जिसकी जमीन ह्यूमंस के बॉर्डर पे है, वो कहता है कि उसे कोई चिंता नहीं है। जब वैम्पायर्स के बारे में कुछ गलत कहा जाता है तो लोए मिजरी से पूछता है कि तुम्हें फीड करना है क्या। ये उनके जाने का सिग्नल होता है, क्योंकि मिजरी के फीड करने से बाकी वेयर्स अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, मतलब उनको अब जाना होगा। लोए इंप्रेस हो जाता है मिजरी की स्किल देखकर जब वो हेयर पिन से एमरी का ऑफिस लॉक तोड़ देती है। लोए मिजरी की सेंट छुपाता है और तब तक वो एमरी का कंप्यूटर बग करती है। सॉफ्टवेयर रन हो ही रहा होता है कि गार्ड्स के आने की आवाज आती है। ऐसे में मिजरी कहती है कि हमें किस करना पड़ेगा और लोए इंसिस्ट करता है कि वो एक्चुअली उससे फीड करे, मतलब मिजरी लोए से फीड करे, उसकी खून को पिए। वैसे मिजरी ऐसा करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा किया नहीं था, पर लोए वाज लाइक कि गार्ड्स को स्मेल आ जाएगी अगर तुम ऐसा नहीं करती हो। बस फिर क्या था, मिजरी लोए से फीड करना शुरू करती है और ये बाइट उसे एकदम नेचुरल फील होती है। इनफैक्ट लोए का खून कुछ ऐसा होता है जो मिजरी ने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उसे हल्की सी गार्ड्स के जाने की आवाज आती है, पर वो इतनी टर्न्ड ऑन और लोए में खोई हुई होती है कि इस बात की टेंशन ही नहीं लेती। एक पॉइंट पे जाके वो रुकने लगती है, पर लोए कहता है कि और खून पियो, मतलब और लो। दोनों को रियलाइज होता है कि ये फीडिंग का एक्ट बहुत इंटीमेट हो गया था और वो दोनों एक्चुअली में एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मिजरी सॉरी बोलती है क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि ये इतना इंटीमेट होगा। ऑफ कोर्स लोए भी टर्न्ड ऑन होता है और कहता है कि उसने ऐसा कभी फील नहीं किया। मिजरी चेक करती है कि उसका टेक डाउनलोड हो गया है और वो यूएसबी छिपा देती है। अभी एमरी और कोएन अंदर आते हैं, उन्हें साथ देख लेते हैं। एमरी को तो इससे घिन आती है, पर कोएन को मजा आ रहा होता है। अब एमरी के लिए ये चीज बहुत डिस्गस्टिंग थी, इसलिए वो चली जाती है, लेकिन इसका फायदा ये होता है कि वो कुछ सस्पेक्ट नहीं करती। अब कोएन यहाँ लोए से कहता है कि कैल, जो कि लोए का सेकंड इन कमांड है, वो बार बार उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये सुनते लोए और मिजरी फौरन घर की ओर निकल जाते हैं और जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एना बहुत बीमार है और ये ऐसी बीमारी थी जिसे वेयर वाले डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे। मिजरी और लोए दोनों उसके साथ लेटे रहते हैं जब तक वो सो नहीं जाती। मिजरी को लगता है कि उसे पता है क्या प्रॉब्लम है और वो ह्यूमन ड्रग सजेस्ट करती है, ना कि उसे ह्यूमन डॉक्टर के पास ले जाने को। जूनो भी कहती है कि हाँ, हमें मिजरी पे भरोसा करना चाहिए और लोवे ह्यूमन ट्रेनिटी में जाता है दवाई लेने। तो दवाई वगैरह लेने के बाद जब लोग दवाई के असर होने का इंतजार कर रहे होते हैं, तब मिजरी एलेक्स को एमरी के ऑफिस से ट्रांसमिशन को मॉनिटर करते हुए देखती है। मतलब सेटअप वगैरह काम इन्होंने अच्छा किया था। मिजरी झूठ बोलती है कि लोए चाहता है कि वो उन ह्यूमंस की लिस्ट ढूंढे जो ह्यूमन वेयर ब्यूरो में काम करते थे। असल में तो वो उस आदमी को ढूंढना चाहती थी जो शायद एना का बाप हो। अभी तो एना मिक्स्ड है, मतलब हाफ ह्यूमन और हाफ वेयर है। अब एलेक्स को अचानक रियलाइज होता है
कि मिजरी से लोहे की स्मेल आ रही है और वो बिल्कुल हैरान रह जाता है। खैर इस पॉइंट पे दवाई एना पे काम कर जाती है और सब चैन की सांस लेते हैं। अब अगले दिन मिजरी कैजुअली अपने भाई ओवेन से किसी पे फीड करने के डिटेल्स को पूछती है। ये सुनते ओवेन समझ जाता है और हैरान होता है कि लोहे ने इसकी परमिशन दे दी, क्योंकि वेल्स में ये एक्ट ट्रेडिशनली अपमान माना जाता है। वो मिजरी को क्वेश्चन करता है कि मिजरी जो फीड की है लोहे पे, ये बात वो किसी और को ना बताए, खास करके अपने पापा को। वो कहता है कि जिंदा सोर्सेस से फीड करना इंटीमेट से भी बढ़कर है और ये सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं, बल्कि इस एक्सचेंज के बायोलॉजिकल और हार्मोनल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जो दोनों पार्टिसिपेंट्स में बॉन्ड बनाते हैं। क्योंकि वैम्पायर्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारे सेक्सुअल पार्टनर्स चाहिए होते हैं, तो फीडिंग से बना बॉन्ड स्पीसीज के लिए बुरा है। मिजरी ये सब इग्नोर कर देती है और कॉल को खत्म करती है। वहीं लोहे मिजरी को ढूंढता हुआ आता है और पूछता है कि वो एना के बाप को क्यों ढूंढ रही है और उसे लगता है कि यह अच्छा आइडिया है। मिजरी उनके बीच जो फिजिकली हुआ उसके बारे में बात करना चाहती है, पर वो कर नहीं पाती। किचन में उनके बीच एक इंटीमेट मोमेंट भी होता है। मिजरी कहती है कि उसे डर लग रहा है कि वो चीजों को गलत समझ रही है, क्योंकि लोहे की तो पहले से मेट है। अब जैसे ही मिजरी उसे किस करने वाली होती है, मतलब जो उसका पहला किस होगा एक्चुअली में, तभी उसे तेज दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। लोहे शॉक में आ जाता है और उन्हें पता चलता है कि मिजरी को एक्चुअली किसी ने पॉइजन किया है। मिजरी दर्द में कभी होश में आ रही थी, कभी होश खो दे रही थी, और इसी प्रक्रिया के बीच वो लोहे और डॉक्टर को डिस्कस करते हुए सुनती है कि उसकी वैम्पायर बॉडी जहर से कैसे डील करेगी। वो सुनती है कि लोहे उसके पास से हटने से मना कर देता है और एना को किसी सीक्रेट जगह ले जाने का डिसाइड करता है। मिजरी कमजोर हालत में उठती है, पर अचानक उसे आराम मिल जाता है। वो देखती है कि उसके कमरे के बाहर एक बहुत बड़ा भेड़िया यानी कि वुल्फ होता है, एंड ऑफ कोर्स ये और कोई नहीं बल्कि लोहे है। लोहे उसके पास आकर उसे अंदर क्लोजेट में ले जाता है और वो उसके साथ कर्ल अप करके सो जाती है। अब इस पॉइंट तक मिजरी को एहसास होने लगता है कि वो लोहे की परवाह करती है और उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो इसके बाद मिजरी लोहे को लिविंग रूम में अपने सेकंड इन कमांड यानी हेल्पर से बात करते हुए सुन पाती है। लोहे उसकी स्मेल ले लेता है और सबको जाने को कहता है। वो मिजरी को बताता है कि वो पिछले 5 दिन से सो रही थी। इनफैक्ट जब तक मिजरी इस तरह के प्रॉब्लम में थी, तो यहाँ तो वैम्पायर्स के साथ जंग होते होते बची है, क्योंकि कोलैटरल्स के मरने से बुरी तरह से जंग छिड़ सकती है। मिजरी को चिंता होती है कि जहर एना के लिए था, लेकिन लोहे कहता है कि एमरी की तरफ से कोई इशारा नहीं था। वो मिजरी को छुपाना चाहता था क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इस पॉइंट पे बात करते हुए दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते। अभी अचानक ओवेन का फोन आता है जो इंसिस्ट करता है कि मिजरी घर आए। ओवेन समझ जाता है कि लोहे और मिजरी का अब एक सेक्सुअल रिलेशनशिप है और इस बात पे वो बहुत ज्यादा खुश नहीं था, जिसे वो शो भी करता है। वो मिजरी को बताता है कि किसी ने सेरेना के अपार्टमेंट में घुसपैठ की है और इस बारे में वो मिलकर बात करना चाहता है। अब ओवेन से मिलने जाने से पहले एलेक्स के पास इनके लिए कुछ खबर होती है। एलेक्स बताता है कि उसे सेरेना के साथ एक कनेक्शन मिला है। वो थॉमस जलाकास नाम के आदमी का इंटरव्यू करने वाली थी, जो पास्ट में ह्यूमन वेयर ब्यूरो का हिस्सा था। लोहे और मिजरी अंदाजा लगाते हैं कि जलाकास ही एना का बाप है, क्योंकि फोटो में वो एना जैसा दिख रहा था। उन्हें पता चलता है कि सेरेना के गायब होने के 2 हफ्ते बाद ही जलाकास एक कार एक्सीडेंट में समाप्त हो गया था। लोहे यहाँ मिजरी को कंसोल करता है और कहता है कि इन सब का ये मतलब नहीं है कि सेरेना मर गई है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो अब तक जिंदा हो। वो रीजन देता है कि जिसने भी जलाकास को मारा उसके पास इतने रिसोर्सेज थे कि वो इस एक्ट को एक्सीडेंट दिखा सके, और शायद सेरेना के साथ भी वैसा ही किया होगा, मतलब मारा नहीं होगा, रखा होगा अपने पास कहीं छुपा के। वो डिसाइड करते हैं कि वो इस बारे में डेवनपोर्ट यानी कि जो कि एक्स गवर्नर है उससे पूछेंगे। खैर तो आगे मिजरी और लोहे डेवनपोर्ट के लिए क्या गिफ्ट लेके जाए, इस बात पे बहस करते हुए एंजॉय करते हैं और डिसाइड करते हैं कि दोनों ही उसे पसंद नहीं करते। मिजरी को रियलाइज होता है कि वो सेरेना के अलावा किसी के साथ पहली बार फन कर रही है। नाउ डेवनपोर्ट के साथ डिनर पे वो अजीब तरह से पुराने डिजास्टरस वेयर और वैम्पायर यूनियंस के बारे में बात करते हैं। जब डेवनपोर्ट जलाकास के लेडीज मैन होने और लोहे की मां को जानने के बारे में डिसरिस्पेक्टफुली बोलता है, तो लोहे उस पर हमला करके उसे दीवार से पिन कर देता है। वो डेवनपोर्ट से पूछता है कि उसने जलाकास को क्यों मरवाया, गार्ड्स को इग्नोर करते हुए जो उस पर बंदूक ताने हुए चिल्ला रहे होते हैं। डेवनपोर्ट कहता है कि जलाकास जर्नलिस्ट से डेवनपोर्ट के गबन के बारे में बात कर रहा था, मतलब डेवनपोर्ट जो पैसे वैसे चुरा रहा था, उन सब चीजों के बारे में। लोहे और मिजरी स्पेकुलेट करते हैं कि सेरेना को जलाकास के थ्रू एना के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिली। लोहे सजेस्ट करता है कि सेरेना ही जलाकास को उसकी पोटेंशियल बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी। वो सोचते हैं कि सेरेना कहीं छुपी हुई है, पर मिजरी ये मानने से इनकार कर देती है कि वो एक कहानी के लिए किसी बच्चे को खतरे में डालेगी। इसके बाद ये लोग वैम्पायर टेरिटरी में ओवेन से मिलने जाते हैं और मिजरी हैरान होती है कि वो उसे देखकर खुश है, मतलब ओवेन को देखकर, और वो यहाँ नोटिस करती है कि ओवेन अपने साथ एक वेयर औरत को लेके आया है। ये वेयर औरत और कोई नहीं बल्कि गाबी थी। जी हाँ दोस्तों, गाबी को देख के मिजरी नर्वस फील करती है और लोहे उसका हाथ पकड़ लेता है। वो इस बात से चौंक जाती है क्योंकि उसे लोहे से ऐसी नरमाहट की उम्मीद नहीं थी, खास करके उसकी मेट के सामने। ओवेन उनकी ऑब्वियस केमिस्ट्री पे उन्हें छेड़ता है। वो रिवील करता है कि सेरेना के घर के बाहर के सिक्योरिटी कैमरा सिर्फ ब्रेक इन वाले दिन ही टैंपर किए गए
गए थे। गैबी मिजरी को सरप्राइज करती है ये कह के कि उसे पता है कि क्या चल रहा है और वो उसके साथ सिंपैथाइज करती है। फिर ओवेन अपने पिता की काउंसिल सीट का हॉस्टाइल टेक ओवर करने का प्लान बताता है। इसका मतलब कि वो उन्हें मारने का प्लान कर रहा है। वो इसके लिए मिजरी का सपोर्ट मांगता है और मिजरी खुद शॉक में थी, लेकिन उसके लिए डर भी रही थी। मिजरी को रियलाइज हो गया था कि ओवेन कितना ज्यादा सीरियस है और वो पहले जैसा नहीं रहा, बल्कि ओवेन तो इस बात से भी काइंड ऑफ ड्रिवन है कि मिजरी के साथ कितना बुरा हुआ है। ओवेन मजबूत अलायंसेस बनाना चाहता है एंड सेम इज द केस विद लोवे। लोवे ओवेन को कहता है कि वो उसके जैसे आइडियाज वाले लीडर का स्वागत करेगा, क्योंकि लोवे मिजरी के बाप हेनरी से नफरत करता है। लोवे बाद में गावी से चेक करता है जो कहती है कि सब अच्छा चल रहा है और वो अपने फ्री टाइम में ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। लोवे कॉन्वर्सेशन के दौरान बहुत कम इमोशन या इंटरेस्ट दिखाता है। अब इस पॉइंट पे अचानक से मिजरी को सब कुछ साफ हो जाता है और उसे चुपके से एहसास होता है कि गैबी असल में लोवे की मेट है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये डेवनपोर्ट का एक झूठ था। खैर तो इसके बाद लोवे मिजरी के ह्यूमन अपार्टमेंट में रुकते हैं। वो इस बात से ओवरवेल्म्ड हो जाता है कि वहां कितनी ज्यादा मिजरी की स्मेल है। मिजरी पूछती है कि गैबी को कोलैटरल क्यों चुना गया और लोवे कहता है कि उसने खुद ऑफर किया था। मिजरी लोवे को कन्फ्रंट करती है और पूछती है कि अगर गैबी उसकी मेट नहीं है तो क्या वो खुद उसकी मेट है, मतलब क्या मिजरी उसकी मेट है। वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करती है और कहती है कि उसे लगता है कि लोवे उसका मेट है। और अचानक लोवे एकदम बंद हो जाता है, मतलब क्लोजअप हो जाता है और उससे कहता है कि उसने गलत मतलब निकाला है कि वो कैसा फील करता है और उन्हें शायद अब अलग रहना चाहिए। लोवे कहता है कि वो किसी को भेज देगा मिजरी को पिक करने के लिए। मिजरी उसके बदले हुए बिहेवियर से टूट जाती है क्योंकि उसे लगा था कि लोवे भी उसे पसंद करता है। आखिर में मिक उसे पिक करता है और घर ले जाने के बजाय उसे कुछ इंजेक्ट कर देता है। जैसे ही वो बेहोश होती है, मिक कहता है मुझे माफ कर देना। मतलब कहानी में आ गया है एक ट्विस्ट। नाउ जब मिजरी को हल्का हल्का होश आता है तो उसे ऐसा लगता है मानो सेरेना उसे उठा रही है। मतलब सेरेना उसे इसी तरह से झकझोर के उठाया करती थी एंड वाकई में वो एक कमरे में सेरेना के साथ थी। जी हाँ दोस्तों, सेरेना इस कमरे में बंद थी, वो भी 3 महीने से ज्यादा से। हालांकि सेरेना को खुद नहीं पता था कि वो कहाँ है। मिजरी सोचती है कि मिक चुपके से एमरी के लिए काम कर रहा है और वो वेयर टेरिटरी में है। तो हाँ, मिजरी और सेरेना मिल चुके हैं और यहाँ दोनों बात करते हैं, जहाँ मिजरी सेरेना को अपनी शादी और कैसे सेरेना की स्टोरी उसके किडनैपिंग का कारण बनी ये सब कुछ बताती है। सेरेना मिजरी को एक गार्ड को अपने वश में करने की कोशिश करने के लिए मनाती है। मिजरी कोशिश करती है पर गार्ड गुस्से में आ जाता है। जब वो उसकी तरफ बढ़ता है तो सेरेना उसका हाथ पकड़ती है और उसकी उंगली तोड़ देती है और धमकी देती है कि अगर तुमने हमें बाहर नहीं जाने दिया तो हम और भी बुरा करेंगे। और टॉर्चर वगैरह के बाद वो उन्हें फाइनली बाहर जाने देता है और वो उसे अंदर बंद कर देती हैं। जब वो बाहर जाती है तो अचानक मिजरी को समझ आता है कि वो कहाँ है। ये लोग एक्चुअली में द नेस्ट में थे, यानी कि मिजरी के पिता के घर में। मिजरी कंफ्यूज हो जाती है कि वेयर गार्ड्स वैम्पायर टेरिटरी में क्यों हैं और तभी वानिया, जो कि उसके पिता की हेड गार्ड है, वो उन्हें ढूंढ लेती है। वानिया उसके गार्ड्स उन्हें मिजरी के पिता हेनरी के पास ले जाते हैं। मिक वहां हेनरी के पीछे शर्मिंदा खड़ा होता है। जब मिजरी मिक से पूछती है कि उसने लोवे को धोखा क्यों दिया तो मिक कहता है कि हेनरी ने उसके बेटे को बंधक बना रखा है, इसलिए मिक को मजबूरन हेनरी की बात माननी पड़ रही है। हेनरी मिजरी को ताना मारता है कि उसने बड़ी पिक्चर नहीं देखी और पूछता है क्या उसे पता है कि उसने सेरेना को क्यों नहीं मारा। वो रिवील करता है कि सेरेना हाफ वेयर हाफ ह्यूमन है, ह्यूमन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सेरेना भी बिल्कुल एना की तरह है और वो उस पर नजर रखना चाहता था और इसीलिए उसने उसे मिजरी के साथ रखा था। अब इस पॉइंट पे सेरेना भी मिजरी से कन्फेस करती है कि वाकई में वो हाफ वेयर है। हालांकि उसे भी अपनी लाइफ के बारे में हाल ही में पता चला था, तो इसलिए सेरेना अपने पेरेंट्स को ढूंढना शुरू कर दी थी और उससे मिला थॉमस जलाकास, जो कि खुद सेरेना को ढूंढने में इंटरेस्टेड हो गया था। हेनरी ने डेवनपोर्ट को हिप्नोटाइज किया था ये सोचने के लिए कि जलाकास को मारना जरूरी है और एमरी और उसके लॉयलिस्ट्स हेनरी के लिए एना को लेने की कोशिश में अच्छे खबर थे। हेनरी कहता है कि सेरेना और एना जैसे लोग खतरनाक है। वो अलग बात है कि ये लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब वेयरवुल्फ में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं कंप्लीटली, लेकिन ऐसे लोगों के कारण 2 गुटों के बीच में एकता आ जाती है। ये लोग एकता के प्रतीक बन जाएंगे, मतलब वेयरवुल्फ्स और ह्यूमन साथ में आ जाएंगे तो वैम्पायर्स के साथ गलत होगा, जो कि ऑलरेडी कम है संख्या में। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ मेन विलन हेनरी है और वही सब चाल रचा था और उसकी रीजनिंग भी आपको समझ आ गई होगी। तभी अचानक लोवे हथकड़ियों में गार्ड्स और ओवेन द्वारा अंदर लाया जाता है, मतलब लोवे भी कैप्चर हो चुका है। यहाँ मिजरी अपने भाई के कारनामे देखकर दहशत में कंफ्यूज हो जाती है। हेनरी कहता है कि मिजरी की उपयोगिता जारी है क्योंकि अब उसे पता है कि एना को लोवे से कैसे हासिल करना है। उसने सुना है कि मेट को खोने से बड़ा कोई दर्द नहीं होता, इसीलिए उसने पहले ही मिजरी को जहर देकर लोवे से तोड़ने की कोशिश की थी, पर वो बच गए। इससे हम समझ पाते हैं कि हेनरी अपनी ही बेटी को मारने की कोशिश कर रहा था, जहर तक दिया था। सेरेना मिजरी से उनकी बनाई हुई लैंग्वेज में बात करती है और कहती है कि हेनरी एक बात को लेकर गलत है और वो इस बात को लेकर गलत है कि सेरेना हाफ वेयर होते हुए भी शिफ्ट कर सकती है, मतलब कि वुल्फ बन सकती है। खैर, तो इस पॉइंट पे भले ही लोवे मिजरी से लड़ा था, वो कहती है कि वो उसकी लाइफ में हुई सबसे अच्छी चीज है और चुपके से ये भी बता देती है कि एना की चिंता तब तक सुलझ जाएगी जब तक वो अपने
1920s में होगी। लोए उसके गुप्त शब्दों को समझ जाता है और सेरेना की शिफ्ट करने की क्षमता की तरफ इशारा करते हुए उसी समय एक इशारे पे ओवेन लोवे की बंदिशें खोल देता है और इसके बाद लोवे और सेरेना शिफ्ट करते हैं और कमरे में रहे वैम्पायर्स को फाड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब दोस्तों, ओवेन धोखा नहीं दिया, वो यहाँ डबल क्रॉस कर रहा था, अपने ही साइड है। तो बुरे वैम्पायर्स को खत्म करने और कुछ और को बंधक बनाने के बाद वो जीत जाते हैं। बेसिकली ओवेन ने उनके जाने के 1 घंटे बाद लोए को फोन किया था क्योंकि उन्हें मिक के सेरेना के अपार्टमेंट में घुसने की फुटेज मिली थी। लोए मिजरी के किडनैप होने की बात को जानकर टूट गया था और ओवेन ही ये रेस्क्यू प्लान ऑफर किया था क्योंकि ओवेन को शक होने लगा था कि उसका बाप हेनरी जो है वही गलत काम कर रहा है। फाइट के बाद जब ये लोग हेनरी से पूछताछ करते हैं, उससे बात करते हैं, तो हेनरी कहता है कि उसे किसी भी बात का अफसोस नहीं है। ओवेन कहता है कि वो हेनरी की पूरी विरासत को खत्म करने का इरादा रखता है। मिजरी आखिरी शब्द कहने से मना कर देती है और हैरान होती है जब ओवेन और लोए सजेस्ट करते हैं कि वो काउंसिल में अपने पिता की जगह लेने की कोशिश करे। वो कहते हैं कि वो ये नहीं मानना चाहते कि ओवेन ही सक्सेसर है सिर्फ इसलिए कि उसका बाप था। मिजरी यहाँ मना कर देती है और मिक और उसके बेटे के बारे में पूछती है। वो मिक के बेटे को ढूंढ रहे हैं और मिक के बारे में अभी डिसाइड नहीं किया जाता, मतलब उसके साथ क्या किया जाएगा। और हाँ, एना सुरक्षित है। मिजरी पूछना चाहती है क्या वो सच में लोए की मेट है, पर ओवेन के सामने नहीं पूछ पाती क्योंकि उसे पहले ही एक बार रिजेक्शन मिल चुका था। लोए पूछता है कि वो अपने पिता के साथ क्या करना चाहती है और वो कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे जानने की जरूरत नहीं है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। सेरेना भी यहाँ कन्फेस करती है कि वो मिजरी को अपने हाफ वेयर होने के बारे में बताने से डर रही थी। जब वो 3 महीना बंद थी तो उसने प्रैक्टिस शुरू किया था कि मतलब वो शिफ्ट कर पाए और तभी तो एन मौके पे वो शिफ्ट कर पाई। और इस पॉइंट पे मिजरी और सेरेना ये दोनों भी आपस में सुलह कर लेते हैं। अब अगले कुछ दिनों में मिजरी अपना सारा टाइम सेरेना के साथ बिताती है जो अपनी नई पहचान के साथ एडजस्ट करने में स्ट्रगल कर रही है। मिजरी लोए से पूछने जाती है कि क्या सेरेना वेयर्स के टाइम बिता सकती है और तब उसे पता चलता है कि लोए तो यहाँ से चला गया है। ओवेन उसे बताता है कि काउंसिल कोलैटरल्स पे वोट करने वाले हैं और कि मिजरी और गैबी को शायद अब सर्व करने के लिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि पूरे कोलैटरल सिस्टम को ही हटा दिया जाएगा। वो पूछता है कि क्या मिजरी अब भी लोए के साथ रहना चाहती है एंड हम जानते हैं कि मिजरी तो चाहती है लेकिन उसे इस बात का भरोसा नहीं था कि क्या लोए भी ऐसा चाहता है। बट स्टिल मिजरी डिसाइड्स कि वो एक बार और जाकर खुद से लोए से इस बारे में पूछेगी और सेरेना को भी वेयर के टेरिटरी में ले जाएगी। तो हाँ, ऐसे में मिजरी सेरेना को जूनो के पास छोड़ती है जो सेरेना को ट्रांजिशन में हेल्प कर रही है। फिर मिजरी लोए के घर जाती है। लोए उसे देखकर खुश लगता है पर वो सावधान रहती है और पूछती है कि क्या वो ट्रेसपास कर रही है। इस पे लोए कहता है कि ये घर मिजरी का भी है और मिजरी को कोई भी इजाजत पूछने की जरूरत नहीं। वो उसे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला और कहा कि वो मैटर नहीं करती। वो जानना चाहती है क्या वो सच में उसकी मेट है, क्या वो मैटर करती है। इस पे लोए कहता है कि वो सिर्फ ये चाहता है कि मिजरी खुश रहे। उसे लगा कि सिर्फ इसलिए कि वो उसकी मेट है उसे मजबूरन उसे पसंद करना पड़ेगा और वो उसके लिए ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि पूरी जिंदगी उसे दूसरों के लिए जीने पे मजबूर किया गया है। वो यहाँ लोए को समझने की कोशिश करती है और फाइनली कहती है कि वो लोए से प्यार करती है और भले ही लोए उससे प्यार न करे लेकिन वो रुकने का प्लान कर रही है। क्यों? क्योंकि वो एना की लाइफ का हिस्सा बनना चाहती है और झील के पास रहना चाहती है क्योंकि उसे ये पैक, मतलब जो ये वेयर्स का पैक है, वो पसंद आने लगा है। ये सुनकर लोए बहुत खुश होता है और खिड़कियां बदलने पे जोर देता है ताकि सूरज से मिजरी को प्रॉब्लम ना हो। मतलब दोस्तों, लोए भी मिजरी से एक्चुअली में प्यार करता है। वो जो कुछ भी बोला था वो बस मिजरी को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था। मिजरी उसे कहती है कि शायद वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं पर वो फिर भी उसे चुन रही है। आखिर में लोए हिम्मत करके मिजरी को अपना मेट कहता है और मिजरी भी कहती है कि वो उससे प्यार करती है। मतलब दोनों के बीच सुलह हो गया है और दोनों साथ में रहने वाले हैं। खुशी से दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। अब बुक के एपिलॉग में लोए और मिजरी एना का कमरा सजा रहे होते हैं। लोए मिजरी के लिए जो कुछ भी इमोशंस फील करता है वो अब उन्हें पूरी तरह से अपना रहा है और वो नोटिस करती है कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वो पहले नाखुश नहीं था पर अब वो सच में बहुत खुश है। वहीं एना कोएन के साथ आती है। जब कोएन सेरेना को देखता है वो एकदम जम जाता है जिससे हम व्यूअर्स के मन में एक थॉट आता है कि शायद वही सेरेना का असली बाप हो सकता है।